भारतीय लोकतंत्र एक बड़ा विस्तृत लोकतंत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। 2047 में विकसित भारत की बात कर रहे हैं, तो कुछ नए और अच्छे और थोड़े सख्त मापदंड लेने चाहिए। पढ़ाई लिखाई और एक तरह से एलिटनेस और पॉलिटिकल अवेयरनेस से कोई लेना देना। सैटरडे रखने से वो एक्सटेंडेड हॉलीडे बन जाता है। कल 25 मई को दिल्ली में वोटिंग हुई और फिर से दिल्ली जो अपने देश की राजनीतिक राजधानी है, इसके बावजूद अगर 2014 से कंपैरिजन करें तो जो वोटर टर्नआउट हुआ, जो पोलिंग हुआ, वो कम हुआ। 2014 में 65% के आसपास वोटिंग हुई, 2019 में 61% के आसपास, और अभी जो 2024 का अभी तक का जो रिपोर्ट आया है उसके हिसाब से सर, शुरू में पहले बताया गया 54%, फिर 56, 58% माना जा रहा है। इलेक्शन कमीशन भी कहता है कि 1-2% बाद में जब पूरा आंकड़ा मिलेगा, अंतिम आंकड़ा, तो उसके बाद हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन एक चीज तो तय है कि राष्ट्रीय और वो भी राजनीतिक राजधानी, जो भी हम कहें कि जो शुरुआत होती है, जो पॉलिसी प्रोग्राम बनते हैं, उसका बहुत बड़ा केंद्र बिंदु है, हृदय स्थल है। लेकिन फिर भी वहां पोल का कम होना, वहां वोटरों का कम आना, और सर इसमें भी सरप्राइज, लकली आप उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से हैं जिसका नाम है नई दिल्ली। सबसे जागरूक और सबसे कम पोल अगर होता है तो नई दिल्ली क्षेत्र में। और जो नॉर्थ ईस्ट यहाँ का सर जो एरिया है, वहां ज्यादातर यूपी बिहार के माइग्रेंट्स, बहुत सारे स्लम एरिया भी माने जाते हैं। और आपको आश्चर्य होगा, सबसे ज्यादा अगर दिल्ली में इस परसेंटेज में वोटिंग की बात करें तो सबसे ज्यादा पोलिंग नॉर्थ ईस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी में हुई। तो 2-3 बातें तो सबको स्पष्ट, फिर भी मैं आपसे जानना चाहता हूं, चूंकि आप वहां के रहने वाले भी हैं, आपने ग्राउंड जीरो पर जाकर देखा होगा कि कैसे लोग आपके आसपास, कितनी भीड़ थी जब आप वोट देने गए। लेकिन ऐसा क्यों? उसके पहले अगर मैं वोटिंग परसेंटेज बता दूं जो ताजा बिल्कुल है। हाँ। चांदनी चौक 58, ईस्ट दिल्ली पूर्वी दिल्ली 58.37, नई दिल्ली 55.25, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली 62 यानी कि 62.87, फिर नॉर्थ वेस्ट 57, साउथ दिल्ली 55, वेस्ट दिल्ली 58। जी देखिए, जहां तक बात है नई दिल्ली का, नई दिल्ली में कौन रहते हैं? 3-4 तरह के लोग हैं। पूरी की पूरी जो व्यवस्था में लगे हुए हैं, सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, उनका गढ़ है वो। दूसरे जो है, अगर आप देखें तो, अगर मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात करूं, राजेंद्र नगर एक कोचिंग हब बन चुका है। तीसरा जो है, मिडिल क्लास का जो एक अच्छा पॉपुलेशन है वो उस एरिया में रहता है। उदासीनता कहाँ आती है? उदासीनता अगर आप देखेंगे कि ग्रामीण इलाके में, कुछ इलाके ऐसे हैं नई दिल्ली में जो कि ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं, वहां पर वोटिंग परसेंटेज, पोलिंग परसेंटेज ठीक रहता है। जो प्रॉब्लम होती है कॉलोनीज में, कॉलोनीज में वोटिंग कम है, और वो कॉलोनी जो सरकारी कर्मचारियों की है, मिडिल क्लास की है, उनमें पोलिंग कम है। अब जैसे राजेंद्र नगर में परिवार के परिवार निकल गए, क्योंकि वहां पर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, कोचिंग के लिए जो स्टूडेंट्स आते हैं, छात्र आते हैं, उनके रहने की व्यवस्था करने में परिवार के परिवार निकल गए। तो जो मतदाता था वो या तो नोएडा चला गया, फरीदाबाद चला गया, गुरुग्राम चला गया, या साउथ दिल्ली में चला गया। उसका मत आज भी यहाँ पे है, लेकिन वो मत डालने यहाँ पर नहीं आता है। अच्छा, मतलब सर जिनकी अपनी बिल्डिंगें थी, हाँ, उन्होंने उसे एक अच्छा प्रोस्पेक्ट, बेनिफिट देखते हुए किराया कम से लिया। हाँ। क्योंकि एक इंग्लिश मीडियम का, खासकर राजेंद्र नगर का, तो बहुत बड़ा हब है यूपीएससी। बिल्कुल, यस सर, वेरी राइट। उसकी वजह से जो लोग निकल के गए, अपने इस अधिकार को और अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने नहीं आते हैं मत डालने के लिए, क्योंकि उनको लगता है हमारे एक मत ना डालने से क्या हो जाएगा। ये एक जो सोच है ना, ये बहुत ही खतरनाक सोच है। और दूसरा ये है, जो मुझे लगता है कि दिल्ली हो चाहे कोई भी संसदीय या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हो, शनिवार को मतदान नहीं होना चाहिए। यस सर, शनिवार और सोमवार जैसे मतदान के दिन बिल्कुल नहीं चुने जाने चाहिए। इसके लिए आपके लिए मिड वीक है, क्योंकि शनिवार होता है, और आप एक चीज आपको याद होगा कि बुधवार को, गुरुवार को अगर मैं गलत नहीं हूं तो बुद्ध पूर्णिमा थी। हाँ, तो आपने एक दिन की छुट्टी ली, आपका लॉन्ग वीकेंड हो गया। आप निकल गए, पहाड़ों पे निकल गए। आपने कई तस्वीरें देखी होंगी कि नैनीताल, मसूरी में लंबी लाइनें लगी हैं। तो आपके पास एक बहाना है कि गर्मी बहुत है, हम ऐसे में मतदान देने कैसे करें। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक का समय है। सुबह 7 बजे तापमान तब भी दोपहर के 44 डिग्री से कहीं कम होता है, और
वो 2 या 3 मिनट या 4 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगता है। और लगभग आपके वॉकिंग डिस्टेंस पे आपके पोलिंग बूथ है। एक्सक्यूज और बहाने वाली जो बात है ना, वो नहीं चलता। आप वही देखिए, पश्चिम बंगाल देखिए, हाँ 80% हर फेज में वोटिंग हो रही है जी। आप ऐसे राज्यों में देखें जहां पर लोग कहते हैं कि उनके अंदर जागरूकता है कि नहीं, राजनीतिक समझ है कि नहीं। मैं ये नहीं कहता पश्चिम बंगाल में राजनीतिक समझ नहीं, बहुत अच्छी समझ है, तो काफी अच्छी वोटिंग भी वहां पे देखने को मिल रही है। कई और राज्यों में हमने देखा। लेकिन कुछ ऐसे इलाके हैं जिनको पारंपरिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर काफी समृद्ध माना जाता रहा। बिहार उनमें से एक है, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से उनमें से एक है, दिल्ली तो खैर है ही। इन इलाकों में वोटिंग परसेंटेज कम होना मुझे लगता है कि वाकई में एक बड़ी चिंता का विषय है। और यहाँ पर दो चीजें अगर कर ले, एक सुझाव के तौर पे देखें कि आपको अगर अधिकार दिया गया है तो इस अधिकार को पूरा करने में अगर आप चूकते हैं तो आपके खिलाफ क्या कुछ ये सर मैं इस मुद्दे पे आऊंगा, अभी ये बात थी। तो देखिए एक चीज बड़ी साफ, जैसा सर ने कहा कि पहला पॉइंट आता है कि ज्यादातर जो हमारे जो वोटिंग डे था वो सैटरडे रखा गया, और सैटरडे रखने से वो एक्सटेंडेड हॉलिडे बन जाता है। और लोग खासकर जहां पोलिंग कम हुई वो लोग इसको एक हॉलिडे मनाने और आसपास की जगह पे चले गए। और दूसरी बात थी कि गर्मी, क्योंकि हर साल लगभग चुनाव सर मई जून और इसी तरह होता है, तो दो ये पेपर की भी एनालिसिस कहती है कि भाई एक्सटेंडेड वीकेंड और जो है भीषण गर्मी, तो गर्मी सबके लिए है। और आप 5 साल बैठकर मुद्दों की बात करते हैं, परिवर्तन होना चाहिए की बात करते हैं, क्या विकास हो, क्या नया मॉडल हो, इसकी बात करते हैं। और जब आप खुद ही सरकार निर्माण में हिस्सा नहीं लेंगे तो ये सब केवल बंद कमरे की एक तरह से जुगाली मात्र रह जाएगी। एक जो इंपॉर्टेंट बात है जो सर को मैंने कहा कि नहीं सर इसको अलग से कहते हैं, कि क्या सर जैसे हमने देखा कि अपने देश में हम जिस गर्व से कहते हैं हम भारतीय हैं और जिस देश में रहते हैं, एक आदत है कि जब तक इन पे कुछ कंपल्सन ना हो या कोई प्रेशर ना हो, तब देखा गया कि ये लोग बड़े रिलक्टेंट हो जाते हैं। तो क्या सही में इस अधिकार के लिए इसके साथ, चूंकि एक कर्तव्य है सर, लोकतंत्र अगर महापर्व है तो उसमें हर नागरिक का महाकर्तव्य है, तो क्या इस पे कोई ऐसी स्कीम लाई जाए, कोई ऐसा प्रावधान लाया जाए जो हो सकता है जुर्माना भी हो? क्या ऐसा कुछ किया जाना चाहिए? क्योंकि ये लोग जागेंगे नहीं और फिर क्या होगा कि 50% 60% के आसपास टोटल पोलिंग होती है, और फिर हमारी जैसे भी जो हमारी राजनीतिक आप कहिए कि गठबंधन आता है या जैसे भी सरकार आती है, उसके बाद लोग जो है आरोप प्रत्यारोप शुरू करते हैं। तो सर क्या इस वोटिंग को कम से कम 80% तक ले जाने के लिए कुछ ऐसे सुझाव हो सकते हैं क्या? देखिए, जुर्माना लगाना या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करना हो सकता है सुनने में बड़ा ही अव्यावहारिक लगे, आसान नहीं। हाँ, लेकिन क्या हम प्रोत्साहन के तौर पे देख सकते हैं? हालांकि इस बार चुनाव में अलग अलग रेस्टोरेंट चेन्स और उनके जरिए डिस्काउंट की भी बात की गई, लेकिन उस डिस्काउंट के भी लालच में लोग नहीं आए। ये भी एक अपने आप में एक अजीब सी स्थिति है, जबकि हमारे देश में छूट के नाम पे कितनी टाइम लग जाती है, लेकिन इस बार उस छूट को लेने भी लोग नहीं आए। तो इसका मतलब क्या है कि आप उदासीन हो चले हैं। इस उदासीनता को अगर खत्म करना है तो बेहतर है कि आप इन डिस्काउंट्स या इस तरह की स्कीम के साथ साथ राइट टू रिकॉल अगर आप इस्तेमाल करें, यानी कि उस उम्मीदवार को वापस पाने, वापस लाने, वापस बुलाने का जो एक प्रस्ताव है जो काफी लंबे समय से चर्चा में चल रहा है, अगर ये दोनों साथ में लागू किया जाए तो मुझे लगता है कि ये उदासीनता को कुछ हद तक हम कम कर पाएंगे। क्योंकि लोगों को ये लगता है कि पहला तो ये कि मेरे एक मत से क्या हो जाएगा, और दूसरा ये लगता है कि हम कुछ भी करेंगे जिसको 30% लोग समर्थन करते हैं, 35% लोग समर्थन करते हैं, वो हमारा प्रतिनिधि बन जाता है। तो हम क्यों ना ऐसा भी उसको अधिकार दे दे कि ठीक है, आप अपने प्रतिनिधि से, भले ही आपने उसके पक्ष में मत नहीं दिया है, लेकिन अगर आप उससे असंतुष्ट हैं तो आप उसको वापस बुलाने का भी मांग कर सकते हैं। एक निश्चित संख्या में अगर मतदाता इस चीज की मांग उठाते हैं, एक सर्टेन नंबर करके, तो फिर इस पे काम किया जाए। तो दोनों, एक आपका कैरेट पॉलिसी यानी कि प्रोत्साहन, और दूसरा राइट टू रिकॉल द कैंडिडेट, अगर ये दोनों साथ में लाया जाए तो मुझे लगता है कि इस उदासीनता को कुछ हद तक कम करने में मदद मिलेगी। सर राइट टू रिकॉल एज ए फंडामेंटल राइट की भी कुछ लोगों ने चर्चा की थी, और चूंकि भारतीय लोकतंत्र एक बड़ा विस्तृत लोकतंत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और जो हमारे रिसोर्सेज हैं और
उन चीजों को देखते हुए कई लोग कहते हैं कि फिर से खर्च बहुत होगा, और इसलिए इस पर बहुत ज्यादा अगर कहें कि संवेदनशीलता से या बहुत गंभीरता से चर्चा जो पॉलिटिशियंस और उसके बीच होनी चाहिए थी, संसद भवन में होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। लेकिन वरुण गांधी किताब भी लिखी उन्होंने, और बहुत सारी ऐसी बातों पर राइट टू रिकॉल आता रहता है। इवन सर आप तो जानते होंगे पंचायतों में कई जगह राइट टू रिकॉल व्यवस्था की गई और हटाया गया। तो इसमें कोई शक नहीं कि वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत वाजिब पॉइंट आपने दिया। और जिस तरह देश नए उस पे जा रहा है, हम 2047 में विकसित भारत की बात कर रहे हैं, तो हमें कुछ नए और अच्छे और थोड़े सख्त मापदंड लेने चाहिए। एक चीज और जो मेरी समझ में आती है सर, कि पढ़ाई लिखाई और एक तरह से एलिटनेस और पॉलिटिकल अवेयरनेस से कोई लेना देना नहीं है। आप देखिए गांव वाला आदमी जो हमारा ग्रामीण है, जो सो कॉल्ड पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन वो राजनीतिक रूप से जागरूक है सर। आपने खुद बताया कि पश्चिम बंगाल की बात करें, उत्तर प्रदेश, बिहार की बात करें, गाँव में और दिल्ली के, यस सर, ग्रामीण क्षेत्र में मतदान का मतदान बढ़ रहा है, क्योंकि उनको आस है बदलाव की, उनको आस है अपने समाज में। सरकार के बदलाव की बात नहीं कर रहा हूं, वो अपने लिए कुछ चाहते हैं, इसलिए वो चुनने जा रहे हैं। वो उनको गर्मी नहीं लग रही है, क्योंकि उनको लग रहा है, वैसे तो मेहनत कश लोग हैं इसलिए ऐसे भी गर्मी नहीं लगती, और उनके लिए एक ये। लेकिन एक चीज बड़ा साफ है कि जो एलीट क्लास एसी में बैठकर केवल चर्चा और परिवर्तन की बात करता है, वास्तविक बदलाव अगर नहीं आ रहा है तो उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी, मैं सर वोटिंग पैटर्न के उस पर कह रहा हूं, कि इनको देनी चाहिए, इनको लेनी चाहिए। बिल्कुल लेनी चाहिए। और जैसे आपको याद होगा कुछ समय पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के फाइनेंस मिनिस्टर से रिलेटेड एक संसद की स्थायी समिति थी, उसने ये सुझाव दिया था कि आयकर देने वाले जो लोग हैं, निश्चित रकम से ज्यादा देते हैं, उनको कुछ इंसेंटिव दिया जाए, जैसे एयरपोर्ट पे उनके लिए लाउंज की व्यवस्था की जाए। यानी कि हम लोग जब चर्चा करते हैं कि देश में आयकर देने वालों की संख्या बहुत कम है, ये संख्या कैसे बढ़ाई जाए। क्या इसी तरीके की व्यवस्था हम मतदाताओं को लाने के लिए भी कर सकते हैं कि डिस्काउंट और ये जो स्कीम्स है इनसे बात नहीं बनेगी, आप एक लॉन्ग टर्म लेकर के चले, और उसमें ये देखिए कि अस्थायी तौर पे कि आपने इस बार बोल दिया आपको 5 साल तक इनकम टैक्स में हम 1,000 रुपए की 2,000 रुपए के आपको कम देना है, या आपको इस सेक्शन के तहत आप एडिशनल बेनिफिट ले सकते हैं। ऐसे आपको जो है एक इनोवेटिव आइडिया लेकर के आना होगा जिसमें सस्टेनेबल हो। वन टाइम अगर आप कहेंगे कि आप फलाने रेस्टोरेंट में जाए और 20% डिस्काउंट मिल जाएगा, कहेगा ठीक है यार, अब 20% डिस्काउंट के लिए हम 1,000 रुपया खर्चा करें, क्योंकि उसका जो नोट एस्ट्रिक्स होता है ना, वो बड़ा खतरनाक होता है, जो फाइन प्रिंट होता है ना, वो बड़ा खतरनाक होता है। यहां पर एक लॉन्ग टर्म आप दे दें कि आपको 5 साल तक ये चीजें आपको मिलेगी, इनकम टैक्स में सेक्शन इसके तहत ये है, या अगर आप जीएसटी असेसी है तो आपको इस तरीके से हम बेनिफिट दे सकते हैं, सरकारी योजनाओं में आपको इस तरीके से मदद मिल सकती है। ये एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग लेकर के चले तो फिर संभव है कि ये जो एलिट क्लास है तथाकथित तौर पर, जो कि मतदान नहीं करता है, शायद वो आगे निकल करके आए। क्योंकि जुर्माना लगाना बहुत आसान है, जुर्माना आप किसी के ऊपर लगा देंगे, वो फिर अदालती लड़ाई चलती रहेगी, वो फिर पता चला कि वो अदालती लड़ाई में ही उलझ करके रह गया, फिर अंत में सुप्रीम कोर्ट हो सकता फैसला आता है। और ये भी हो सकता है सर, अदालत फिर ऐसे लिखवा ले, तो वही निबंध और छोड़, या फिर उनको कहें कि मतदान के ऊपर जो है वो आप उसके गुण और दोष की चर्चा करिए, और वो पता चला कि वो एक अलग ही दिशा में चली जाएगी। तो हमको एक अलग तरीके की प्लानिंग लेकर के चाहिए। तो अभी जो चर्चा हुई, जो टर्नआउट था उसको लेकर, तो कुछ सजेशन में जो हम लोगों की चर्चा से निकला, पहला पॉइंट ये कहा जाए कि शनिवार और मंडे को इलेक्शन ना रखा जाए, क्योंकि वो एक्सटेंडेड हॉलिडे बनने लगता है। दूसरा, थोड़ा सा ये गर्मी वाली जो बात है, लेकिन ये बहाना ज्यादा है, लेकिन फिर भी चूंकि 5 सालों में एक महापर्व है, सरकार चुनने का विषय है, तो इलेक्शन कमीशन बहुत सारे निर्णय लेती है, एक बड़े डिसीजन में फरवरी मार्च में करा ले। तीसरा, सर ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि हमें थोड़ा आगे बढ़कर, थोड़ा प्रोग्रेसिव, केवल कैरेट पॉलिसी नहीं, कुछ ऐसी स्कीम में भी आना चाहिए जिससे उनको लगे, जो उदासीन होते जा रहे हैं मतदाता, उनको लगे कि 5 सालों में वो वोट देने गए और उन्होंने दिखाया तो उनको कुछ फायदा हो रहा है। तो इस तरीके से हमें कुछ सोचना पड़ेगा, नहीं तो ये 50-60% का टर्नआउट पे ही अगर हमारा, और उसमें जीतने वाले को 30% ही मिलता है, 30 या 35% ही मिल रहा है। यस सर, यानी कि 70% या तो उनके पक्ष में नहीं है, या उन्होंने मत ही नहीं दिया। तो क्या उसको माने कि वो सही? एक बहुत बड़ा विषय पॉलिटिकल साइंस का है सर, और एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है वास्तव में कि सच्चाई यही है कि सरकार बनती है 30 से 33%,
जो वोट पाती है, और सोचिए हम उसको कहते हैं बहुमत की सरकार। क्या ये वास्तव में बहुमत है? और याद रखिए, इसके जिम्मेदार ना राजनेता है ना सरकार है, इसके जिम्मेदार हम आप हैं। हमें निकलना पड़ेगा। अब जागिए, बहुत समय हो गया। हम हर बात पे किसी दूसरे को दोषते रहते हैं, कंप्लेंट करते रहते हैं। अपनी गिरेबान में झांकेंगे ना, सर सारा सोल्यूशन निकल जाएगा। थैंक यू सर।